नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कैसे होती है, तो अब हम इस टॉपिक पे पता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज हैज़ नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है दोस्तों, वो कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है, इस पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती रही है। इट इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इट मेक्स अ डिफरेंस हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ए डिफरेंस इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, है ना, कौन सर्व कर रहा, किस तरह के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये इनसे फ़र्क पड़ता है कि संविधान की व्याख्या कैसे की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किस तरह के जजें हैं, किस विचारधारा की जजें हैं, उनका उस हिसाब से उनकी व्याख्या होगी संविधान की। और इस कारण से ये फ़र्क पड़ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज एंड हाई कोर्ट के मेंबर्स कौन कौन हैं। तो ये जो फैसले हैं, जो संविधान के व्याख्याओं से रिलेटेड फैसले हैं, उस पर थोड़ा तो असर आ ही जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द जजेज, देयर व्यूज़ about active and assertive judiciary or controlled and committed judiciary have an impact on the fate of the legislations enacted। तो जो बहुत सारे जो कानून जो बनाए जाते हैं, legislation जो बनाए जाते हैं, उसमें political philosophy of जजेज की जो राजनीतिक सोच है, जो उनकी राजनीतिक समझ है ना, उनकी राजनीतिक फिलॉसफी जो है वो एंड देयर एक्टिव व्यूज़, उनका जो व्यूज़ है एक्टिव एंड असर्टिव जुडिशरी को कितना एक्टिव एंड कितना असर्ट करते हैं या कितना कंट्रोल करते हैं, या फिर कमिटेड जुडिशरी को कितना कमिटेड रखते हैं। सो इन सब चीज़ों के है ना कि राजनीतिक दर्शन क्या है उनका, सक्रिय या मुखर न्यायपालिका, असर्टिव जुडिशरी की बात कर रहे हैं हम, मुखर न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, नियंत्रित और प्रतिबद्ध कंट्रोल्ड एंड कमिटेड जुडिशरी। सो इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ जाता है, जो कानून इनैक्ट किए गए हैं इन पे प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, जब ये कानून के अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है चेक करने के लिए कि वेदर दिस एक्ट इज़ वॉइड और नॉट, ये प्रभावी होगा या नहीं होगा, इसको निरस्त किया जाए नहीं किया जाए, ये कानून के दायरे के अनुसार है या नहीं है, तो ऑल दिस जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स की क्या विचारधारा है, उनकी क्या दर्शन है, इन सब चीज़ों पे वो उनका आउटकम डिपेंड करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, जो जजेज की न्यायिक नियुक्तियां हैं, उसमें कौन कौन से लोगों का इम्पैक्ट है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं, जो गवर्नर्स है राज्यों के, जो राज्यपाल है, चीफ मिनिस्टर्स हैं मुख्यमंत्री, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, इन सब इन्फ्लुएंस करते हैं। जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। सो एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, over the years a convention had developed whereby the senior most judge of the supreme court was appointed as the chief justice of india। so generally एक ऐसा कन्वेंशन है भारत में, एक मान लिया गया है, एक ऐसी चल रही है कि जो भी जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का उस समय जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है उसको ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। बट ये कन्वेंशन भी दो बार तोड़ी गई थी। 1973 में, 1973 में एन रे वॉज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेज। तो एन रे, जो जस्टिस एन रे को अपॉइंट किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 जजेस को ओवरटेक करके उन्होंने वो सीनियरिटी के लिस्ट में चौथे नंबर पे थे, बट उसके बाद में उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1973 में उनको बनाया गया था। अगेन जस्टिस एम एच बाग 1975 में फिर दोबारा हुआ कि जस्टिस एम एच बाग थे, उनको अपॉइंट किया गया था। एक जस्टिस एच आर खन्ना थे, उनको सीनियरिटी से वो जस्टिस एच आर खन्ना से वो सेकंड नंबर पे आ रहे थे। जस्टिस एच आर खन्ना उनसे आगे थे सीनियरिटी में, बट उनको ओवरटेक करके, उनको सुपरसीड करके जस्टिस एम एच बाग को बनाया गया। सो ऐसे 2 बार ऐसे हुए हैं कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो बने हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, वो सीनियरिटी में थोड़ा पीछे होते हुए भी उनको बनाया गया जजेस। तो ऐसी घटनाएं भारत में 2 बार हो चुकी है। द अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई। तो जो बाकी के न्यायाधीश हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनका राष्ट्रपति के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, बट राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, कंसल्टेशन लेना पड़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन है, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का, जो कंसल्टेशन के बाद ही, उनके सलाह के बाद ही किया जाता है। दिस इन फैक्ट मीन दैट द फाइनल डिसीजन इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाट देन वॉज द स्टेटस ऑफ कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, है ना। सो अब हमें ऐसा लग रहा कि बेसिकली जो ये नियुक्तियां हैं, इसमें जो पावर्स हैं, जो अपॉइंटमेंट में जो पावर्स है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, क्योंकि प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करेगा, प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन एड एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
है ना, प्रेसिडेंट हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे ही काम करता है। तो अगर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर आ गया, इनडायरेक्टली देखा जाए तो। फिर जो कंसल्टिंग सीजीआई, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सलाह लेना है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या पोजीशन है भाई, उसका क्या स्टेटस है, तो हम समझते हैं इन बातों को। दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन 1982 एंड 1998। सो ये मैटर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब आई एम सेइंग कि उनके बिहाफ पे ऑफकोर्स उनके एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेगा। तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसीजन लेगा कि किसको अपॉइंट करना है, या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सलाह पे लेगा, और वो सलाह बाइंडिंग है या नहीं है, उन्होंने सलाह कुछ दिया, वो मानना है या नहीं मानना है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट क्या बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला मानने के लिए कि जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया, क्या उसी को हमें जजेस नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में, ऑफकोर्स इस मैटर पे काफ़ी बाद विवाद हुआ, और ये सुप्रीम कोर्ट में बार बार आया, 1982 से 1998 तक बार बार सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ है। इनिशियली द कोर्ट फेल्ट दैट द रोल ऑफ चीफ जस्टिस वाज प्योरली कंसल्टेटिव। तो इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसा कोर्ट को लगा कि जो चीफ जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के, उनका जो रोल है वो सिर्फ सलाह देने तक ही है, प्योरली कंसल्टेटिव। देन इट टुक द व्यू दैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। बाद में उसने ऐसा व्यू लिया, उनका अपना ऐसा विचार है, ओपिनियन है कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है कि जो चीफ जस्टिस है उसका जो ओपिनियन होगा, है ना, मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य है, प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद ए नोवेल प्रोसीजर। बाद में सुप्रीम कोर्ट एक नए प्रोसीजर के साथ आया है। इट हैज सजेस्टेड दैट चीफ जस्टिस शुड रिकमेंड नेम ऑफ पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट। तो बाद में इसको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने एक सही तरीके से कहा कि ये ऐसे क्या हो रहा था कि पहले पावर प्रेसिडेंट थ्रू प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, दूसरा अंडरस्टैंडिंग था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको चाहेगा उसको बनाएगा, जिसको मतलब ऑफकोर्स सम जजेस को नहीं, बट देन द पावर इज टोटली रेस्टेड विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इसको एक सही रास्ता लेकर आ गया, मतलब सही तो सही गलत तो कहने वाला मैं क्या ही हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि एक नोबल प्रोसीजर लाया, एक नया रास्ता लाया, है ना। उसमें इन्होंने कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी का नाम रिकमेंड करेगा, है ना, इन कंसल्टेशन विथ 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट। तो जो कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो लोग जिसका नाम रिकमेंड करेंगे, मतलब उन सब चारों के साथ मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नाम कंसल्ट करके भेजेंगे, उनके कंसल्टेशन के बाद नाम भेजेंगे। दस द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, है ना। तो सामूहिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी। सो नाउ देयर इज ए कॉलेजिएट डिसीजन, वो किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, सामूहिक डिसीजन है। कितने? सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज डिसाइड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी को एस्टैब्लिश कर दिया कि अपॉइंटमेंट्स के, इनके जो अपॉइंटमेंट, उनकी जो नियुक्तियां होगी, उसका रिकमेंडेशन एक कॉलेजिएट के थ्रू किया जाएगा, और वो कॉलेजिएट में कौन होंगे? 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट। At the moment, therefore, in matters of appointment, the decision of the group of senior most judges of the Supreme Court carries greater weight, है ना। तो जो अभी आज के डेट में ही फॉलो किया जा रहा है। Thus, in matters of appointment to the judiciary, the Supreme Court and Council of Ministers play an important role। तो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के मैटर में सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब हम आते हैं रिमूवल ऑफ जजेज, न्यायाधीशों को पद से हटाया कैसे जाता है। तो द रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना। इनको अपने पद से पदच्युत करना, इनको पदों से हटाना बहुत ही डिफिकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। ए रीजन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनको सिर्फ 2 ग्राउंड पे हटाया जा सकता है ना। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को सिर्फ 2 कारणों से, सिर्फ 2 ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। एक कदाचार साबित होने पे अथवा अयोग्यता, है ना, प्रूवन मिसबिहेवियर, उनका कदाचार, उनका मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो गया, और उनकी इनकैपेसिटी, अगर उनकी अयोग्यता साबित हो जाती है, तब इस 2 ग्राउंड पे ही उनको जजेस को हटाया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हटाने की प्रक्रिया कैसे है? ए मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक मोशन लाया जाता है कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज, उस जज के अगेंस्ट जो भी चार्ज है ना, उस जज के अगेंस्ट जो भी आरोप हुए हैं,
वो उसके साथ एक मोशन लाया जाता है एंड वो एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउस सदनों में, है ना, नॉर्मल मेजोरिटी नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। सो आपको याद होना चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी है ना, एंड एटलीस्ट द कोरम ऑफ 50% ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द total membership of the house, that should be maintained. So it is clear from this procedure that removal of a judge is very difficult procedure and unless there is a general consensus among the members of the parliament, a judge cannot be removed. तो ये इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर है कि ये जज को रिमूव तभी किया जा सकता है कि जब सारे मेंबर्स में ऑलमोस्ट कंसेंसस है, जब लोग एक सामूहिक एक्सेप्टेंस है कि हाँ इस जज को हटाना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट द एग्जीक्यूटिव प्लेज ए क्रूशियल रोल, द लेजिस्लेचर्स हैज़ द पावर ऑफ द रिमूवल। तो जब उनके अपॉइंटमेंट की बात होती है जजेस की, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का एक इंपॉर्टेंट भूमिका है, क्रूशियल रोल है, बट जब उनकी रिमूवल की बात होती है तो वहाँ पे पावर लेजिस्लेचर के हाथों में चला जाता है। लेजिस्लेचर हैज़ द पावर ऑफ रिमूवल। सो दिस हैज एंश्योर्ड बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इससे क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है, जो शक्ति का एक अच्छे तरीके से संतुलन किया गया है, और उसके साथ साथ जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट, न्यायपालिका को इंडिपेंडेंस भी रखा गया है। So far, only one case of removal of a judge of Supreme Court came up for consideration before Parliament. In that case, though the motion got 2/3 majority, it did not have the support of the majority of the total strength of the House, and therefore judge was not removed. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी, है ना, जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, उसकी संरचना क्या है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जो भारत का संविधान है वो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, इंटीग्रेटेड, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, है ना, तो एक एकीकृत न्यायिक सिस्टम का स्थापना करता है। दिस मीन्स दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टेट कोर्ट। सो बहुत सारे जो फेडरल कंट्रीज है, जो बहुत सारे संघवाद को मानने वाले जो देश हैं, उन सब देशों में सेपरेट स्टेट के सेपरेट कोर्ट्स होते हैं, बट इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट है। हाँ, स्टेट्स का अपना सेपरेट कोर्ट सिस्टम नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया इज पिरामिड विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का हमारे देश में, भारत में, वो एक पिरामिड की तरह है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में है, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप पे बैठा हुआ है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स बिलो देम, एंड उनके नीचे क्या है, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द लोवेस्ट लो। तो हम ये डायग्राम जो नीचे उसमें देखते हैं, द लोअर कोर्ट फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट। तो जो लोअर कोर्ट्स हैं वो जो हाई कोर्ट है ना, जो ऊपर कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंडर, तो ये एक सुप्रीम उसके देख रेख में सारे काम करते हैं। सो लाइक सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, और सब एक दूसरे को एक चेन के हिसाब से एक बने हुए हैं। सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सुपरविजन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का सुपरविजन होता है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन होता है।